दोस्तों, आप सब ने गौतम अडानी का नाम तो सुना ही होगा। गौतम अडानी ने साइकिल पर कारोबार से कैसे बनाया सैकड़ों अरब का कारोबारी समूह। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो अपने बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करते थे। गौतम अडानी अहमदाबाद में अपना माल बेचने साइकिल से घर घर जाया करते थे। अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके करीबी दोस्त माने जाने वाले गौतम अडानी दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं। गौतम अडानी की संपत्ति में आए इस जबरदस्त उछाल को अक्सर उनके आलोचक नरेंद्र मोदी की सियासी तरक्की के साथ जोड़ते हैं। पहले वो गुजरात के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने, फिर भारत के। उनके आलोचकों का दावा है कि नरेंद्र मोदी से नजदीकी के कारण गौतम अडानी की असाधारण तरक्की हुई और वो बहुत कम समय में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। इस पर सवाल भी उठते रहे हैं। गौतम अडानी रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड के नाम से अडानी की जीवनी लिखने वाले मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्चर आरएन भास्कर कहते हैं कि गौतम अडानी का जन्म एक सीमित संसाधनों वाले परिवार में हुआ था। गौतम अडानी की तरक्की का ये सफर बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो है, लेकिन उनकी प्रगति विवादों से भी घिरी है। भारत के मीडिया और विपक्ष का एक तबका बार बार गौतम अडानी पर ये आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने कारोबार चमकाने के लिए सरकार में अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उद्योग लगाने के लिए कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मामूली कीमत पर जमीनें हासिल की। हालांकि गौतम अडानी ने इन सभी आरोपों को कई बार बेबुनियाद बताया है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आखिर अडानी की कंपनियां भारत की शीर्ष की कंपनियों की कतार में कैसे खड़ी हो गईं? बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन से कारण थे कि कॉलेज के पहले साल के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले अडानी ने बड़े बड़े ख्वाब देखे और भारत के पहले सेंट-बिलियनेयर यानी 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति वाले उद्योगपति बन गए। इसके अलावा हाल के वर्षों में जिस तरह अडानी समूह की कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं, उसकी वजह क्या रही है? 31 दिसंबर 2019 को अडानी समूह की कंपनियों की मार्केट कैपिटल 2 लाख करोड़ रुपए थी, जो सितंबर 2022 में तेजी से उछलकर 20.74 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी, यानी 2019 से 2022 के बीच 10 गुना बढ़ोतरी। जब गौतम अडानी 15 से 16 बरस के थे, तो वो पहले साइकिल से और फिर स्कूटर से कपड़े बेचने जाया करते थे। उम्र के उसी दौर से गौतम अडानी के दोस्त रहे गिरीश भाई दानी को वो दिन अभी तक याद हैं। गिरीश भाई बताते हैं, उन दिनों गौतम अडानी किसी फेरी वाले की तरह साइकिल से कपड़े बेचने घर घर और दुकान दुकान जाया करते थे। वो बहुत मेहनती थे। गौतम अडानी की इस ज़मीनी शुरुआत के सबूत आज भी अहमदाबाद के पुराने शहर में मिल जाते हैं। उनके पिता की दुकान अडानी टेक्सटाइल्स के बोर्ड को जिंदा भले लग गया हो, लेकिन वो अभी बचा हुआ है। स्थानीय दुकानदार कहते हैं कि अडानी परिवार ने इस दुकान को अपने पास ही रखा है। गौतम अडानी के पिता की ये दुकान अहमदाबाद के बेहद भीड़ भरे बाजार में है, जहां कपड़ों और साड़ी की दुकानों की भरमार है। इस व्यस्त बाजार में अडानी के नाम से कई और दुकानें भी हैं, जिनमें से कुछ तो नई हैं। लेकिन उनका ताल्लुक अडानी परिवार से नहीं है। आसपास के दुकानदारों ने हल्की फुल्की बातचीत के दौरान दार्शनिक अंदाज में कहा, इस बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं। इनमें से कई तो उस वक्त की हैं जब गौतम भाई कपड़े के कारोबारी थे। उस समय किसी को ये कहा पता था कि अगले 3-4 दशकों में हमारे बीच का एक दुकानदार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन जाएगा।
गौतम अदानी अपने लगातार फैलते हुए कारोबारी साम्राज्य को अहमदाबाद स्थित मुख्यालय से चलाते हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड अदानी की 7 कंपनियों का बाजार मूल्य $235 अरब नवंबर 2022 में है, जो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। अदानी समूह भारत में इन कारोबारी क्षेत्रों में सबसे आगे हैं। 1970 और 80 के दशक में किसी भी भारतीय उद्योगपति के लिए विदेश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चलाना लगभग असंभव था। गौतम अदानी भारत के ऐसे पहले उद्योगपति बन गए हैं जो देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इसराइल और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चला रहे हैं। हालांकि टाटा और एयरटेल जैसी भारतीय कंपनियां कई देशों में मोबाइल और वाहनों के कारोबार में हैं, लेकिन विदेश में बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने की कामयाबी अदानी समूह ने हासिल की है। अदानी समूह की वेबसाइट के मुताबिक अदानी ऑस्ट्रेलिया एबट पॉइंट पोर्ट टर्मिनल की मालिक है और इसे चलाती है। ये टर्मिनल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पिछले 35 वर्षों से बड़ी जिम्मेदारी से कोयले का निर्यात कर रही है। इसी तरह अदानी माइनिंग ऑस्ट्रेलिया के विवादित कारमाइकल कोयले की खान और एक रेल परियोजना की मालिक है। अदानी समूह के पास कोलंबो और इसराइल के हाइफा शहर में एक बंदरगाह भी है। अदानी समूह के पास इंडोनेशिया में भी कोयले की खान है। इसके अलावा अदानी समूह के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा कारोबार ने स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए अरबों डॉलर की रकम खर्च करने का वादा किया है। अदानी समूह की वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 या 22 में उसका राजस्व 70,000 करोड़ रुपए का था। अगर आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को टाटा और बिड़ला ने खड़ा किया था, तो 21वीं सदी में अदानी और अंबानी भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की तुलना में गौतम अदानी अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। इस वजह से उनकी कामयाबी और भी खास बन जाती है। लेकिन गौतम अदानी के आलोचक कहते हैं कि उनकी ये तरक्की उनके सियासी रिश्तों की वजह से मुमकिन हो सकी है। 2 फरवरी 2022 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में दावा किया कि गौतम अदानी के दोस्त गिरीश भाई दानी नहीं मानते कि मोदी ने कभी उनके अरबपति दोस्त की मदद की है। गिरीश भाई कहते हैं, हर कोई मोदी जी के बारे में बात करता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मोदी जी ऐसे आदमी नहीं हैं जो किसी से पक्षपात करते हैं। मुंद्रा बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे अदानी समूह की तरक्की में मील का पत्थर कहा जाता है। इस बंदरगाह की अहमियत बताते हुए आर.एन. भास्कर अपनी किताब में लिखते हैं कि गौतम भाई ने अपने करियर का जो सबसे बड़ा कारोबारी सौदा किया वो शायद मुंद्रा पोर्ट से जुड़ा था। वो आगे लिखते हैं कि ये कहा जा सकता है कि मुंद्रा बंदरगाह के बिना अदानी के बहुत से कारोबार तो शायद शुरू ही न हो पाते। भास्कर के मुताबिक मुंद्रा बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड MPSEZ के तहत अदानी समूह के पास 15,665 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। इसके अलावा उन्हें अभी लगभग 16,688 एकड़ जमीन और सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। गौतम अदानी और उनके समूह पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह के लिए बाजार भाव से बेहद कम दाम पर जमीन हासिल की। बहुत से मीडिया संगठनों ने अदानी समूह को मिट्टी के मोल जमीन बेचने के लिए उस वक्त की गुजरात सरकार की आलोचना की थी। हालांकि गौतम अदानी ने अप्रैल 2014 में NDTV के साथ इंटरव्यू में इन आरोपों का खंडन किया था। इस इंटरव्यू में गौतम अदानी कहते हैं,
मुंद्रा पोर्ट के विकास के लिए जो जमीन दी गई वो उपजाऊ नहीं थी। ये जमीन सस्ते दाम पर हासिल करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अदानी उन आरोपों को भी गलत बताते हैं कि उन्होंने जिस कीमत पर जमीन ली वो बाजार भाव के 1/3 से भी कम थी। गौतम अदानी इस इंटरव्यू में कहते हैं, ये आरोप बेबुनियाद हैं। जब हमने मुंद्रा में अपना काम शुरू किया था तब गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी। 1993 में हमें 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस काम के लिए जमीन आवंटित की गई थी। उस वक्त ये पूरी तरह से बंजर, खराब और पानी में डूबी हुई जमीन थी। अदानी आगे कहते हैं, 1993 में जब हम सरकार के निर्देश पर कच्छ के विकास के लिए वहां गए तो उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था। आप इस बात की तस्दीक किसी से भी कर सकते हैं कि जब हम मुंद्रा गए तो जमीन की कीमत महज 400 रुपये एकड़ थी। अगर हमने अपने स्तर पर लोगों से 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन लेने का विकल्प चुना होता तो लोग आसानी से तैयार हो जाते, लेकिन हमने उस वक्त 10 गुना ज्यादा दाम चुकाकर जमीन हासिल की थी। अपनी किताब में आरएन भास्कर ने भी इन आरोपों का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, सरकार ने ये जमीन बेचकर मुनाफा कमाया। जमीन के मालिकों और नमक के मजदूरों को भी फायदा हुआ। लोगों को जो कीमत मिली उससे वो खुश थे। इसीलिए आज जब आलोचक ये कहते हुए गौतम भाई की आलोचना करते हैं कि उन्होंने सोने सरीखी जमीन, मिट्टी के मोल हासिल की, तो वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त उस जमीन का भाव माटी के बराबर ही था। जब बीबीसी ने अदानी समूह को मुंद्रा पोर्ट के विकास के लिए दी गई जमीन का उस समय का बाजार भाव जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत गुजरात सरकार से जानकारी मांगी तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दिलीप पटेल एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुजरात की राजनीति के जानकार हैं। वो गौतम अदानी की तूफानी तरक्की का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुंद्रा बंदरगाह को देते हैं। बीबीसी के साथ बातचीत में दिलीप पटेल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मुंद्रा बंदरगाह के लिए जमीन के आवंटन का काम चिमनभाई पटेल की सरकार के समय शुरू हुआ था, लेकिन अदानी को ज्यादा जमीन तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दी गई थी और वो भी कौड़ियों के दाम पर। अदानी समूह पर मुंद्रा में पर्यावरण के नियम तोड़ने का आरोप भी लगा है। भारत के मीडिया ने जानकारी दी है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने 2013 में मुंद्रा बंदरगाह पर पर्यावरण के नियम तोड़ने पर अदानी समूह पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो उसने ये जुर्माना रद्द कर दिया। ये जानकारी बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने सूचना के अधिकार के तहत अर्जी दाखिल करके हासिल की थी। मुंद्रा बंदरगाह के करीब स्थित गांव के किसान नारायण गढ़वी ने बीबीसी को बताया, हमने आधुनिकीकरण का विरोध नहीं किया। निश्चित रूप से इससे रोजगार पैदा होंगे और देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये तरक्की स्थानीय लोगों की रोजी रोटी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी कीमत पर स्थानीय मछुआरों के रोजी रोजगार नहीं छिनने चाहिए। हमने इन आरोपों पर अदानी समूह का पक्ष जानने के लिए उनसे ईमेल के जरिए संपर्क किया था, लेकिन अब तक उनका जवाब हमें नहीं मिला है। हवाई अड्डों की नीलामी में कामयाबी। जब अदानी समूह ने 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और उन्हें चलाने के ठेके हासिल किए तो उस पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि तब अदानी समूह के पास एयरपोर्ट चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। एक बार फिर अदानी समूह पर आरोप लगे थे कि ठेकों की नीलामी में उसे तरजीह दी गई और अदानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में फेरबदल किए गए। ये हवाई अड्डे अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हैं।
इन हवाई अड्डों के अधिग्रहण के साथ ही अदानी समूह एयरपोर्ट का संचालन करने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो जीएमआर और जीवीके समूह से थोड़ा ही पीछे थी। और बाद में जीवीके समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण हासिल करने के बाद देश के हवाई अड्डों से आने जाने वाले मुसाफिरों के 25% हिस्से पर अदानी समूह का कब्जा हो गया। इसके अलावा अदानी समूह के हवाई अड्डों से होकर देश का 33% एयर कार्गो ढोया जाता है। मीडिया की खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा हवाई अड्डों के प्रबंधन का अधिकार देने के खिलाफ सलाह दी थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये आरोप बेहद गंभीर थे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। सरकार ने प्रेस में जारी एक बयान में कहा था, ये आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं कि सरकार ने अपने ही विभागों के ऐतराज पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने अपने बयान में ये बात भी जोर देकर कही कि इस मामले को देखने के लिए बनाई गई समिति ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया कि किसी कंपनी को दिए जाने वाले हवाई अड्डों की संख्या को सीमित न किया जाए, क्योंकि ये 6 हवाई अड्डे बहुत छोटे हैं और इनसे होकर देश के महज 9.5% हवाई मुसाफिर गुजरते हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस समिति ने ही हवाई अड्डे चलाने के अनुभव की शर्त अनिवार्य न बनाने का फैसला किया था, ताकि बोली लगाने की प्रक्रिया में होड़ और बढ़े और हवाई अड्डों के प्रबंधन में किसी एक कंपनी या समूह का एकाधिकार न हो जाए। बीबीसी ने 2005 के सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार से इन 6 हवाई अड्डों की नीलामी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने की गुजारिश की थी। भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने इस आरटीआई के जवाब में जो दस्तावेज मुहैया कराए थे, उनके मुताबिक सभी 6 हवाई अड्डों की बोली में अदानी समूह ने बोली लगाने वाली बाकी सभी कंपनियों को पछाड़ दिया था। आरटीआई के जरिए हासिल किए गए दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चला कि 6 हवाई अड्डों के प्रबंधन के अधिकार हासिल करने के लिए अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने जो बोली लगाई थी, वो 115 से 177 रुपए प्रति पैसेंजर के बीच थी। भले ही अदानी समूह ने हवाई अड्डों की नीलामी में बाकी सभी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया, लेकिन अगर बोली लगाने में हवाई अड्डे चलाने के पहले से अनुभव की शर्त हटाई नहीं जाती, तो इस नीलामी में अदानी समूह को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड से कड़ी टक्कर मिलने वाली थी। सरकार की हिस्सेदारी वाले नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ ने भी गुवाहाटी, अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डों के लिए बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी। एनआईआईएफ की वेबसाइट पर बताया गया है कि वो मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में निवेश करती है। इन हवाई अड्डों के लिए एनआईआईएफ की कई बोलियों की बारीकी से पड़ताल करने पर पता चला कि उसकी और अदानी एंटरप्राइज की बोलियों में 5 से 31 रुपए प्रति पैसेंजर तक का ही अंतर था, यानी एनआईआईएफ की बोली अदानी से केवल 5 से 31 रुपए प्रति पैसेंजर ही कम थी। गोड्डा का थर्मल पावर प्लांट। इस साल सितंबर में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थीं, तो गौतम अदानी ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद अदानी ने एक ट्वीट में गोड्डा में 1600 मेगावाट क्षमता वाली कोयले पर आधारित बिजली परियोजना शुरू करके 16 दिसंबर 2022 तक वहां से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने की लाइन चालू करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसके साथ ही झारखंड के गोड्डा जिले के बिजली घर और उससे जुड़े विवाद फिर से चर्चा में आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगे हैं कि अदानी समूह और झारखंड सरकार ने ये बिजली घर लगाने के लिए तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसानों से उनकी उपजाऊ जमीनें ले लीं।
गोड्डा प्रशासन ने 11 पेज का एक नोट जारी किया था जिसमें सरकार को अदानी समूह की परियोजना के लिए 917 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का सुझाव दिया गया था। स्थानीय किसान और जमीनों के मालिकों ने जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। इन किसानों के वकील सोनल तिवारी ने बीबीसी को बताया कि ये जमीन अधिग्रहण का मामला है। याचिकाकर्ता इस मकसद से अपनी जमीन लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में जमीन अधिग्रहण जनहित के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसका हवाला राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 फीट में दिया गया है। मैं इस मामले में किसानों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। झारखंड के मोतिया गांव के रहने वाले 73 साल के रिटायर्ड अध्यापक चिंतामणि साहू ने गोड्डा बिजली घर के लिए जमीन के अधिग्रहण का विरोध किया था। जब हमने उनसे बात की तो वो निराश नजर आए। उन्हें समय पर इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। चिंतामणि साहू कहते हैं कि किसानों ने हाई कोर्ट में अर्जी भले दे रखी हो, लेकिन कोयले से चलने वाला ये बिजली घर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। बीबीसी से बात करते हुए चिंतामणि कहते हैं, इस बिजली घर के लिए हमारी 5 एकड़ पुश्तैनी जमीन ले ली गई और वो भी जनहित का बहाना बनाकर। यहाँ बिजली हमारी जमीन, पानी और सस्ती मजदूरी से तैयार होगी और फिर उसे बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। इससे अदानी और अमीर बनेंगे, इसमें जनहित कहाँ है। चिंतामणि साहू आरोप लगाते हैं कि 2016 में जब जमीन अधिग्रहण के मसले पर बातचीत के लिए पंचायत बुलाई गई थी तो जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले ग्रामीणों के एक गुट को उसमें शामिल ही नहीं होने दिया गया। अदानी समूह और प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण के लिए गांव वालों की सहमति हासिल करने की शर्त का पालन ही नहीं किया। हालांकि कंपनी ने ये जरूर किया कि कागज पर सब कुछ सही हो, ऐसा लगे कि कंपनी ने अधिग्रहण की सभी शर्तें पूरी की हैं। साहू आरोप लगाते हैं कि प्रशासन भी अदानी समूह की मदद कर रहा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 से 2019 के बीच झारखंड में रघुबर दास की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार थी। चिंतामणि साहू आगे आरोप लगाते हुए कहते हैं, जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वालों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें मेरा नाम भी है। बिजली घर के लिए ली गई ज्यादातर जमीन उपजाऊ थी। मोतिया, डांका, माली और पटवा गांवों की जमीनें ली गई हैं। हमने विरोध किया मगर कुछ हुआ नहीं, फिर भी मैंने अपना विरोध जारी रखा। मैंने अपनी जमीन के अधिग्रहण की रजामंदी नहीं दी है, नहीं मैंने उसके बदले में मुआवजा लिया है। 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के तहत जनहित के मकसद से किसी निजी कंपनी या फिर सरकारी और निजी कंपनी की साझा परियोजना के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य बनाया गया है। कानून की धारा 4 में दर्ज प्रक्रिया के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस कानून के तहत जमीन अधिग्रहण किए जाने पर दूसरी अनुसूची के प्रावधान भी लागू होते हैं, जिनके मुताबिक जमीन अधिग्रहण किए जाने से बेदखल होने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि पुनर्वास की योजना पर चर्चा के लिए ग्राम सभा के अंतर्गत एक सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए और उस दौरान उठाए गए सभी ऐतराजों को दर्ज करके जिले के कलेक्टर को सूचित किया जाना चाहिए। बीबीसी ने इस मामले पर झारखंड सरकार की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब हमें नहीं मिला है।